हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी प्रतिदृष्टि 2022 से संबंधित सभी 8 लेक्चर्स के बारे में, जिसमें हम सभी 8 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, खेल, वैज्ञानिक, संक्षिप्तकियां इत्यादि, साथ ही साथ बिहार स्पेशल आपके इस टॉपिक में कवर किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी पुस्तक आपके बिहार पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस पूरी श्रृंखला में हम सारे टॉपिक को पूरे 1 वर्ष के इस संबंधित करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, कई सारे वीडियो प्लेटफॉर्म यानी वीडियो यूट्यूब चैनलों के द्वारा आपकी इसी पुस्तक को पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके लिए विजिबल नहीं होता है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पीडीएफ में ये सारी चीजें विजिबल नहीं है, जो आपको समझने में काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसी आपके समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको ये सारी चीजें पीपीटी के माध्यम से आपको दर्शाया जाएगा, ताकि सारी चीजों को आप आसानी से पढ़ सकें और अपने एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपकी ये पुस्तक ऑनलाइन आपके ऐप पर भी उपलब्ध है और इसको मार्केट में भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का अपना नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो इस पुस्तक पर आधारित है, जिसका नाम है राष्ट्रीय परिदृश्य। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा? राष्ट्रीय परिदृश्य, करंट अफेयर। ठीक है, तो आपको पता है आज के सेशन में जितनी भी चीजें हैं हम लोग काफी डिटेल के साथ सारी चीजें डिस्कस करेंगे बीपीएससी एग्जाम के अपनी तैयारी के तहत। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे बीपीएससी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो सारे लोग, जो भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। सेशन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आपका टॉपिक पूरे 1 वर्ष के पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है 16वां राष्ट्रपतीय चुनाव। आपको पता है अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और हमारे देश में रामनाथ कोविंद जी की जगह पर नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं। तो उनके राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले उनके बारे में आइए समझते हैं। पहला, राष्ट्रपति चुनाव जो है, जो आपका होता है, ये अनुच्छेद 62 के प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही एक नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। यानी जो पहले राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, और नए जो आपके पुराने राष्ट्रपति थे उनका नाम था रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो गया है। इसीलिए जो नए अभी हाल ही में आपका चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें लोकसभा के महासचिव जो थे पीसी मोदी को निर्वाचन आधार यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसमें इस निर्वाचन के बाद झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों यानी यूनाइटेड अपोजिशन के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 62 के तहत जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो पूर्व जो पहले राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। पीसी मोदी को जो है यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। तीसरा पॉइंट बनता है कि जो राज्यपाल कहाँ की थी? द्रौपदी मुर्मू, तो झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। और इन्हें जो है नई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं इस आपके चुनाव के बाद राष्ट्रपति के। ठीक है, इसमें मतदान करने की जो कुल कितने लोग थे, कितने मतदाता थे? लगभग 4796, जिसमें से 771 सांसद थे और 4025 विधायक थे, जिनमें से लगभग 99% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है इस राष्ट्रपति के चुनाव में। और इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले कौन था? रामनाथ कोविंद। 15वीं राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले राज्यपाल ये कहां पर थी? तो झारखंड में। इनका संबंध कहां से है उसके बाद आगे हम देखते हैं। ठीक है, 25 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर एन वी रमणा ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है। क्योंकि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहां से है? तो इनका जन्म 1958 में ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था,
जो एक प्रकार से यह एक संथाल जनजाति से हैं और यह जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। आपको पता है कि इसके पहले अगर महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं में हमारे देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन अगर जनजातियों में बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू पहली जनजाति से संबंधित महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ प्रतिभा पाटिल जो आपके हैं ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली इनके बाद जो है दूसरी महिला है। इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली, और दूसरी कौन बन चुकी हैं, तो दूसरी जो बन चुकी हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अगर जनजातीय की बात वहां पर किया जाएगा तो वहां पर पहली महिला होंगी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कौन सी जनजाति से संबंधित हैं, तो संथाल जनजाति से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यानी आपके राष्ट्रपति से संबंधित 8 से 10 पॉइंट थे जो आपको याद रखना था। कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का चुनाव जो राष्ट्रपति करंट में उसके निर्वाचन से पहले होना चाहिए, तो आर्टिकल 62। कहाँ से संबंध है, तो उड़ीसा से संबंध है। कहाँ पर राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी, तो झारखंड से। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कौन हुई है, तो उनका नाम है कौन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। कौन सा है, तो बुरहानपुर है। कहां पर, तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। यह आपका 22 जुलाई की न्यूज है। और इस प्रकार से हर घर जल से प्रमाणित पहला जिला कौन सा बन गया है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और ये याद रखिएगा कि जिले के सभी, इस जिले में आपके लगभग 254 जो गांव हैं, इनमें सभी 1,01,905 घरे यहाँ पर ग्रामीण घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इस बुरहानपुर को पहला हर घर जल से प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। इतना पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस संबंध में जानना। यहाँ पर 15 अगस्त 2019 को 73वें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जो आपका अभी हाल ही में फिर से सेलिब्रेट हो रहा है, 15 अगस्त को जो सेलिब्रेट हो रहा है स्वतंत्रता दिवस, इसमें 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के माध्यम से, लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी, तो 2019 में। और इसी जल जीवन मिशन के तहत ही हर घर जल जो आपका प्रमाणित अभी किया गया है बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, उसी के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य रखा गया था कि 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आपकी योजना कब शुरुआत हुई थी, 2019 में। इसका पूरी तरह से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक है, तो 2024 तक। और कौन सा पहला जिला प्रमाणित बना है, तो बुरहानपुर कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत नवाचार सूचकांक 2021। जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर, काफी सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैक्सिमम वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई सारे अन्य पॉइंट भी हैं, अगर उन सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, सारी चीज़ों को और भी डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए घटना चक्र के द्वारा प्रतिदृष्टि की ये जो आपकी बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में भी पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत नवाचार सूचकांक। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भारत नवाचार सूचकांक से जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा। ये वही नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, किसके स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आपका ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अभी नीति आयोग में हाल ही में यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग की, नई बन गई हैं सुमन के बेरी राजीव कुमार के स्थान पर। और दूसरा, इसमें जो सीओ हैं अमिताभ कांत जो थे अभी तक, उनकी जगह पर नए सीओ यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और भारत नवाचार सूचकांक जो है 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक का कौन सा संस्करण है, तो ये इसका तीसरा संस्करण है, जिसमें भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है।
3 श्रेणियों में आपका यहाँ पर यह सूचकांक जारी किया गया है, यानी आपके जो भारत नवाचार सूचकांक है इसमें कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं। एग्जाम में आपके ये अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में पूछा गया है, एक सूचकांक देकर पूछा गया था कि कितनी श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ये आपका सूचकांक है 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहला बड़े राज्यों में, दूसरा उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में, और तीसरा है यूनियन टेरिटरी और शहरी राज्यों में। इनमें अगर सबसे पहले बड़े राज्यों की बात की जाए तो 1 से 2 आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है तो कर्नाटका है, स्कोर 18.01 है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन राज्यों का नाम याद होना जरूरी है कि भारत नवाचार सूचकांक में टॉप पर यानी शीर्ष पर कौन सा राज्य है। ठीक है, तो कर्नाटका है, दूसरे पर तेलंगाना है, तीसरे पर हरियाणा है, और ये 3 अगर आपको याद रहता है तो इतना आपके लिए एनफ है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो शीर्ष 5 अगर जो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य हैं तो इनमें मणिपुर पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे पर है और मेघालय का स्थान तीसरा है। ठीक है, और लास्ट हमारा जो है यूनियन टेरिटरीज में कौन शीर्ष पर है तो चंडीगढ़ शीर्ष पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा भारत नवाचार सूचकांक जो आपका है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी करते हैं। उसके अलावा इसमें शीर्ष राज्यों में, बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर है तो कर्नाटका शीर्ष पर है इन बड़े राज्यों में। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपके पहाड़ी राज्य हैं उनमें शीर्ष पर कौन है तो मणिपुर है, और लास्ट में जो यूनियन टेरिटरी है उसमें शीर्ष पर कौन है तो वह है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में जो एक्सप्रेसवे बनते हैं या भारत में जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हैं वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और इस समय आपको पता है कि बिहार के जस्ट बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवे लगातार बनते जा रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। सबसे पहले 16 जुलाई 2022 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आपके उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में उरई तहसील के कैथरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां से किया गया तो जालौन डिस्ट्रिक्ट से किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है तो 296.070 किलोमीटर। ये जो आपका एक्सप्रेसवे है ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है, लेकिन आप याद रखिएगा ये आपका कौन सा एक्सप्रेसवे है तो 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल जो लागत है वो लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। और भविष्य में इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी जो 4 लेन एक्सप्रेसवे है इसे 6 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको विस्तारित किया जा सकता है। इसका जो प्रारंभ है वो कहां से होता है तो चित्रकूट से शुरू होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग 35 यानी जो NH आपका हाईवे है 35 पर भारतकूप के निकट एवं समाप्ति स्थान कौन सा है तो इटावा के कुदरेल के निकट में ये समाप्त होता है। यानी इसको ये जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है इसकी शुरुआत कहां से होती है तो ये आपकी शुरुआत चित्रकूट से होती है और ये समाप्त होता है कहां पर इटावा जनपद में। ये जो आपका एक्सप्रेसवे है कितने जिलों को कवर करता है तो टोटल 7 जिलों को कवर करता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिनमें चित्रकूट से शुरू होता है जैसे अभी आपने देखा और इटावा में समाप्त होता है। तो 2 तो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा बीच में आपका बांदा पड़ता है, महोबा पड़ता है, उसके बाद हमीरपुर, जालौन और औरैया। जालौन भी आपको याद होगा क्योंकि यहीं से इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो ये 3 तो आपको याद हैं, 4 अन्य बांदा, महोबा, हमीरपुर और औरैया डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये आपका गुजरता है। चित्रकूट में इसकी शुरुआत होती है और खत्म होता है ये आपका एक्सप्रेसवे इटावा में। अगला हमारा पॉइंट है नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। अभी हाल ही में किसके बीच में तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सा घोषणा पत्र है तो नामसाई घोषणा पत्र उसका नाम है, जो 2 राज्यों के बीच में आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक प्रकार से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो इसका संबंध सबसे पहले पॉइंट अगर आपको याद रखना हो तो इसका संबंध क्या है तो सीमा विवाद से इसका संबंध है, जिसको निपटारा करने के लिए इसको हस्ताक्षरित किया गया है। किसके द्वारा तो आसाम साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ में। 2 पॉइंट आपको यहां पर मुख्य रूप से याद रखना है। अगर कोई भी चीजें आपको याद नहीं है तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में समझौता हुआ है। उसके अलावा किस क्षेत्र से संबंधित है तो सीमा विवाद से। 15 जुलाई 2022 को आसाम और अरुणाचल प्रदेश में
सरकार के मध्य में लंबित सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह घोषणा पत्र जो है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बीच में इसका हस्ताक्षर, यानी इस हस्ताक्षर में कौन कौन से, इसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री या कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं, तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में आपका एक एग्जाम हुआ था जिसमें यह पूछा गया था कि जो अभी आसाम में एक समझौता हुआ था, ठीक है, जनजातियों के साथ में, उसमें कई सारे जनजातियों ने अपने हथियार डाल दिए थे। इस प्रकार से उस समझौते में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें आसाम के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन दोनों लोगों के बीच में यह समझौता हुआ है। ठीक है, नामसाई जो आपका है यह घोषणा पत्र अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित किया गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यही वो राज्य है जिसको चाइना ने अपने मैप में एक राज्य के रूप में दिखाया है, याद रखिएगा। कहां पर? इसी राज्य को, अरुणाचल प्रदेश को, चाइना ने अपने मैप के रूप में दिखाया है अरुणाचल प्रदेश को। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों राज्यों के मध्य में जो 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद है उसको कम करना। यानी 100 कितने गांवों का सीमा विवाद है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। टोटल 123 गांवों का सीमा विवाद है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जिसको कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट हमारा है NIRF इंडिया रैंकिंग। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 काफी इंपॉर्टेंट आपकी इंडेक्स है, जिसमें इस रैंकिंग में कई प्रकार के जो आपके विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान केंद्र हैं भारत में, उन सभी विश्वविद्यालयों को, अनुसंधान केंद्रों को, कॉलेजों को एक रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। और इस रैंकिंग से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं रैंकिंग से संबंधित। आइए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट बनता है। पहला कि ये जो रैंकिंग आपका, इसका संस्करण कौन सा है, तो 7वां संस्करण है, जिसमें एक प्रकार से 4 श्रेणियों में इसका एक विभाजन किया गया है। सबसे पहले ओवरऑल जो है कॉलेज में, पहला है ओवरऑल, दूसरा है कॉलेजों में विभाजन किया गया है, विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों में कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कितनी श्रेणियों में यहां पर रैंकिंग दी गई है, तो 4 श्रेणियों में रैंकिंग दिया गया है। इसका संस्करण कौन सा है, तो ये इसका 7वां संस्करण है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आपको उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र यानी ओवरऑल रैंकिंग, क्या पहले हमने कौन सा पढ़ा, ओवरऑल रैंकिंग, कॉलेजों की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उसके अलावा कई सारे आपके इंजीनियरिंग संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, जहां से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ओवरऑल रैंकिंग से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनमें शीर्ष पर कौन है, तो IIT मद्रास, ठीक है, दूसरे स्थान पर है आपका IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे तीसरे पर है, चौथे पर दिल्ली है और 5वें पर है IIT कानपुर। ठीक है, तो ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, तो मद्रास शीर्ष पर है। ये आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश है और इसकी रैंकिंग भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में 5वें रैंकिंग है IIT कानपुर की। ओवरऑल रैंकिंग जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 5वीं है। 11वें नंबर पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी। उसके अलावा 19वें स्थान पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके अलावा 29वें स्थान पर है IIT BHU। इस प्रकार से ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर लिया है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। याद रखिएगा, IIT कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और IIT BHU। और साथ ही साथ अगर विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो आपका है नई दिल्ली में, इसको दूसरा स्थान मिला है, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपका है इस तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की यहां पर बात की जा रही थी, तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो आपका है बेंगलुरु को पहला, जवाहरलाल नेहरू यानी JNU जो आपका है नई दिल्ली, ये दूसरे स्थान पर है, जामिया मिलिया इस्लामिया आपका तीसरे स्थान पर है। और चौथी जो आपका है दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को ये कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में अगर बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। यहां पर आप देखेंगे जो 4 रैंकिंग है, इसमें ओवरऑल में मद्रास IIT मद्रास टॉप पर है। उसके अलावा विश्वविद्यालय रैंकिंग में IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान यहां पर आपका बेंगलुरु है। उसके अलावा यहीं पर आप देखेंगे अनुसंधान संस्थानों में भी भारतीय विज्ञान संस्थान टॉप पर है, लेकिन आपका मिरांडा हाउस जो है कॉलेज श्रेणी में टॉप पर है। ये चारों आप पॉइंट याद रखिएगा।
जो सभी श्रेणियों में रैंकिंग टॉप पर है, शीर्ष पर है, उनका नाम आपको याद होना जरूरी है इस रैंकिंग से संबंधित, ठीक है। और इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः जो आपका आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा अगर बात करें, क्योंकि ये बिहार से संबंधित बीपीएससी के एग्जाम को टारगेट करके ये आपका ये सेशन चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर बिहार की अगर बात किया जाए तो शीर्ष 100 में बिहार में जो आपका है, बिहार का एकमात्र संस्थान है आईआईटी पटना। कौन सा? आईआईटी पटना एकमात्र संस्थान इसमें शामिल है जिसका स्थान है 59वां, यानी ओवरऑल रैंकिंग उसकी है 59। समग्र रैंकिंग में 101 से 150 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को भी स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन वो 100 के बाहर है, यानी टॉप 100 से बाहर है जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिशन शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिशन शक्ति, ठीक है। ये जो आपका मिशन शक्ति एक प्रकार से हमारे देश में महिलाओं की बढ़ावा देने के लिए, उनको एक प्रकार से संरक्षण देने के लिए ये आपका मिशन शक्ति शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसको केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इस बार आपको पता है अभी हाल ही में लेखपाल का एग्जाम हुआ था। लेखपाल के एग्जाम में काफी सारी चीजें लोग आप ग्राम विकास के सेशन में पढ़ के गए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन योजनाओं से पूछे गए थे और योजनाओं में भी जो चीजें पूछी गई थी वो उनके मंत्रालय पूछे गए थे। तो ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो है मिशन शक्ति किस मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को जो है एक प्रकार से दिशा निर्देश जारी किया जाता है। और ये जो मिशन है इसका कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि जो आपका है 2021 से 22 से लेकर के 2025-26 के दौरान किया गया है। यह जो है एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। जैसा आपको हमने बताया, इसका कार्य क्या है या लक्ष्य क्या है? तो वुमेन एम्पावरमेंट इसका कार्य है, और जिसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरुआत की गई है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, किस योजना के रूप में? तो अम्ब्रेला योजना के रूप में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। और इसकी 2 उप योजनाएं हैं जिनका नाम है संबल और सामर्थ्य। क्या नाम है? संबल और सामर्थ्य नाम की इसकी 2 उप योजनाएं हैं मिशन शक्ति की, जिसका संबंध है संबल जो है महिलाओं की रक्षा से, सुरक्षा से, जबकि सामर्थ्य का जो संबंध है महिलाओं के एम्पावरमेंट से है, उनके सशक्तिकरण से है, ठीक है। संबल योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल की गई हैं। आपको पता है इसका नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का उद्देश्य इतना है, एक प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का एम्पावरमेंट यानी उनका सशक्तिकरण। तो हमारे देश में एक प्रकार से जितनी योजनाएं चल रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, महिलाओं को एक प्रकार से धुएं से मुक्ति प्रदान करना हो, या जितनी भी अन्य योजनाएं संचालित हो रही हैं वो सारी इसी के अंतर्गत, मिशन शक्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021, राज्यों की अभी हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है। 2021 की रिपोर्ट है, जिसे एक प्रकार से ये जो आपकी रैंकिंग है, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जो है वाणिज्य उद्योग मंत्री, नाम है पीयूष गोयल। ये जो पीयूष गोयल जी हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, G20 के शेरपा अभी तक यही थे, G20 के शेरपा बनाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में इनके स्थान पर अमिताभ कांत की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, किसकी? अमिताभ कांत, जो अभी आपको हमने बताया था नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, उनकी नियुक्ति की गई है G20 के शेरपा के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं G20 का आयोजन हमारे भारत में 2023 में आयोजित होने वाला है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो 4 जुलाई 2022 को वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का कौन सा संस्करण? तो तीसरा संस्करण जारी किया है, और इसमें 5 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है। इस रैंकिंग जो जारी की गई है, कितनी श्रेणियों में? तो 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, दूसरा शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, लीडर्स और आकांक्षी लीडर्स, तथा उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी के रूप में 5 क्षेत्रों में, 5 श्रेणियों में इनका विभाजन किया गया है। अगर रैंकिंग के अनुसार बात की जाए तो गुजरात एवं कर्नाटका ये राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। अभी आपने जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जो भारत नवाचार सूचकांक, उसमें भी बड़े राज्यों में कर्नाटका शीर्ष पर था, और यहाँ पर भी गुजरात और कर्नाटका शीर्ष पर है। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना
ये राज्यों की शीर्ष श्रेणी में, यानी शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में ये शीर्ष पर आपके राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ में टॉप पर है गुजरात, शीर्ष में आपका टॉप पर है कौन? केरल। केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो मेघालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात किया जाए तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की सूची में शीर्ष पर है। यूनियन टेरिटरीज और उत्तरी पूर्वी राज्यों की श्रेणी में आसाम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश लीडर्स की श्रेणी में चुने गए हैं, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश इसमें अगर श्रेणी की बात की जाए तो अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा लीडर्स की श्रेणी में नामित किए गए हैं। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितने भागों में विभाजित किया गया रैंकिंग को, तो 5 भागों में, जिनमें सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, उसके अलावा शीर्ष रैंकिंग है, उसके अलावा आपके कई सारे जो पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग है, उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी रैंकिंग है। 5 भागों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, लीडर्स आपकी रैंकिंग है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह काफी आपकी चर्चा वाली इस समय प्रोजेक्ट चल रही है स्कीम, जिसका नाम है अग्निपथ। ठीक है, नाम क्या है इसका? तो अग्निपथ इसका नाम है, याद रखिएगा। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं, आप एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा डियर। जितने भी लोग हमारे साथ हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। ये आपका जो विशेष सेशन है प्रतिदृष्टि पर आधारित है और आपके विशेष तौर पर बीपीएससी एग्जाम को फोकस किया गया है, याद रखिएगा। और आपका जो अग्निपथ है एक नई रक्षा भर्ती योजना, कौन सा? एक नई रक्षा भर्ती योजना, जिसका नाम क्या है? अग्निपथ। और इस अग्निपथ के तहत शामिल होने वाले जो वीर हैं उनका नाम क्या रखा जाएगा? तो उनका नाम है अग्निवीर। ठीक है, नाम रखा जाएगा अग्निवीर। कार्यकाल होगा 4 वर्ष और 4 वर्षों के बाद टोटल कैंडिडेट में से 25% कैंडिडेट को परमानेंट सेलेक्ट किया जाएगा। आइए देखते हैं। 14 जून को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना का विस्तार किया, मंजूरी दी, जिसका नाम है अग्निपथ। क्या नाम है? अग्निपथ इसका नाम है। और इसके तहत चुने गए युवाओं को नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है अग्निवीर। अग्निवीर इनको नाम दिया गया है। और तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह योजना, इसमें कार्यकाल कितना होगा, सेवा काल कितना होगा उन अग्निवीरों का? तो 4 वर्ष का सेवा काल होगा। और इसके तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ उनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ये इस योजना की खास बात है कि कौन कौन से एक प्रकार से विशेषताएं हैं, कौन कौन से सुविधाएं हैं जो इनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इनको ग्रेच्युटी या पेंशन जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना में जो एक प्रकार से इसका टाइम रखा गया कि कितने वर्ष के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के आवेदन जो आपके उम्मीदवार हैं इसका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है इसका आवेदन का जो टाइम है वो रखा गया है 17.5 से 23 वर्ष तक। 2 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया है, क्योंकि यह जो भर्ती प्रक्रिया है या इस 2022 के लिए इसमें कितने वर्ष निर्धारित की गई है अंतिम उम्र? तो 23 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी 17.5 से 23 वर्ष। ये केवल 2022 के लिए है, लेकिन वास्तविक उम्र 17.5 से 21 वर्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें महिलाओं को कितना 20% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है इन अग्निवीरों में। अग्निवीरों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा और इस अवधि के बाद इन्हें जो है सशस्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। और इसके अलावा इनमें से 25% जो अग्निवीर होंगे इनको सशस्त्र बलों में नियमित कैडर के रूप में शामिल करने के लिए एक प्रकार से इनको आमंत्रित किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। यानी जितने भी अग्निवीर हैं वो सारे लोग अपने एप्लीकेशन डाल सकते हैं परमानेंट होने के लिए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 25% अग्निवीरों को जो है परमानेंट किया जाएगा, याद रखिएगा। 4 वर्ष की कार्यावधि की पूरा होने के बाद अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि का पैकेज भुगतान किया जाएगा। और ये जो सेवा निधि होगी वो कितना होगा? तो 11.71 लाख रुपीस, कितना? लगभग 11,71,000 रुपए का यहाँ पर ये आपको एक प्रकार से आयकर से मुक्त जो राशि है ये पैकेज के रूप में भुगतान किया जाएगा अग्निवीरों को। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके अग्निवीर से संबंधित, जो आपका अभी हाल ही में चर्चा में भी है और जिसके कारण बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफी हिंसा भी देखने को मिली थी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन।
आपको पता है जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे कौन सा? तेजस। कौन सा? तेजस आपका जो है, जो कहां से? लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी, लखनऊ से दिल्ली के बीच में। लेकिन यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो ये कुछ अलग पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन, यानी इस योजना के तहत पूछा जा रहा है भारत गौरव। भारत गौरव जो योजना है एक प्रकार से एक ऐसी योजना है जिसके तहत भारत के जितने भी पर्यटक स्थल हैं या फिर जितने भी धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं उनको एक कनेक्टिविटी प्रदान करना है, उनको आपस में जोड़ना है जिससे लोग आसानी से यात्राएं कर सकें। ठीक है, तो भारत गौरव ट्रेन की जो पहली सेवा है इसको कोयंबटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच में इसका संचालन शुरू किया गया। यानी तमिलनाडु से महाराष्ट्र या फिर कोयंबटूर से साईनगर शिरडी तक इसका संचालन किया गया है। और ये दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। इसी के साथ भारत गौरव जो ट्रेन है ये घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश, इसका थीम क्या रखा गया है? देखो अपना देश के तहत जो है केंद्र सरकार की एक पहल है जिसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है किसको? पर्यटन को, ताकि देश के हर व्यक्ति को भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है NHAI नेशनल हाईवे जो आपका है, इसका निर्माण जो है अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्योंकि हमारे देश के इस समय जो परिवहन मंत्री हैं नाम है नितिन गडकरी, और जब से वो परिवहन मंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला है तब से एक प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में, राजमार्गों के क्षेत्र में हमारे देश का कायाकल्प हो चुका है। और अभी हाल ही में भारत ने गिनीज बुक में आपका रिकॉर्ड दर्ज कराया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्या रिकॉर्ड है आइए देखते हैं। NHAI ने बिना रुके यानी कंटिन्यूअसली विश्व की सबसे बड़ी यहां पर राजमार्ग अल्फा सेट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त किया है। विश्व की सबसे बड़ी सड़क, याद रखिएगा, बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बनाने का एक प्रकार से इसमें सफलता हासिल की है। और ये जो सड़क का निर्माण है NH यानी नेशनल हाईवे 53 पर, किस पर किया गया है? NH 53 पर महाराष्ट्र के अमरावती एवं अंकोला जिलों के बीच में इसका निर्माण किया गया है। इस NH 53 पर जो आपका निर्माण किया गया है ये लंबाई कितनी है? तो एकल लेन की सड़क है, लंबाई है 84.40 किलोमीटर, जो अल्फाबेट यानी बिटुमिनस कंक्रीट के द्वारा बनाया गया है। और इसे टोटल 105 घंटे 33 मिनट में इसका निर्माण किया गया है। 105 घंटे, यानी अगर आप कहें, आप अगर देखें यहाँ पर तो लगभग कितने दिनों में, तो इसका निर्माण दिन और रात दोनों अगर मिला के किया जाए तो लगभग 2.5 दिनों में इसका निर्माण कंप्लीट कर लिया गया है। एकल लेन की कहां पर? तो NH 53 पर महाराष्ट्र के अमरावती से अंकोला जिलों के बीच में इसका निर्माण किया गया है, जो बिटुमिनस कंक्रीट से बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। कौन सा? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। ये जो आपका सूचकांक है हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसका जारी किया गया है चौथा संस्करण। कौन सा? चौथा संस्करण आपका जारी किया गया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 का। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन सा संस्करण है? तो चौथा आपका संस्करण है। इसमें सबसे पहले देखेंगे बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है इस आपकी रैंकिंग में, सूचकांक में। तो पहला स्थान है तमिलनाडु का। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांकों में बड़े शीर्ष राज्यों में, बड़े राज्यों में बात किया जा रहा है तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे पर है गुजरात, तीसरे पर है महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीन आपकी रैंकिंग, कम से कम आपको तीन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर पहले पर कौन है? तो पहले पर तमिलनाडु, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर महाराष्ट्र इसमें शामिल है। बड़े राज्यों में अगर बिहार की बात करें स्पेशली तो बिहार की रैंकिंग है 16वीं। कितनी? 16वीं रैंकिंग है बिहार की। जबकि अंतिम स्थान पर कौन है? तो 17वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 17वें बड़े राज्यों की बात की जा रही है और बिहार जो है इस श्रेणी में कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी में उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश इस आपके सूचकांक में 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 17वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है, 16वें स्थान पर बिहार है। ठीक है, शीर्ष 5 अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा यानी जो सबसे छोटा राज्य है वो सबसे अंतिम रैंकिंग पर भी है, उस यहाँ पर सबसे शीर्ष पर भी है। उसके अलावा मणिपुर,
उसके अलावा सिक्किम, ये 3 आपके जो राज्य हैं ये शीर्ष आपके छोटे राज्यों में इस आपकी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, गोवा, मणिपुर और सिक्किम। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान, यानी छोटे राज्यों में कितने राज्य शामिल हैं तो 8, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है, 8वां स्थान। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ये दूसरे स्थान पर है, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। आपको पता है इसी दिल्ली में 3 नगर निगम थे जिनका अभी हाल ही में एकीकरण कर दिया गया है और एक नगर निगम बन गया है जिसका नाम है दिल्ली नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्लू ड्यूक। क्या नाम है इसका? नाम है ब्लू ड्यूक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक को सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है। कहां की? तो सिक्किम की राज्य तितली के रूप में इसको घोषित किया गया है। ये आपका 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। किसको? ब्लू ड्यूक को। नाम याद रखिएगा, किस राज्य में? तो सिक्किम में। यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और चाइना के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली हवाई अड्डा। जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये वन लाइनर में याद रखिएगा, दिल्ली हवाई अड्डा यहां पर जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। नेक्स्ट हमारा है कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो आपका है ये विश्व का पहला सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है दिल्ली हवाई अड्डा। दूसरा कोचीन जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये सौर ऊर्जा से पहला, ये आपका सौर ऊर्जा से विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है जो कहां पर है? कोचीन आपका केरल में। ठीक है, केरल में स्थित आपका विश्व का पहला हवाई अड्डा बना है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। और यहां पर इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट जो आपका है 12 मेगावाट पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिसर के निकट लगभग 45 एकड़ क्षेत्र में लगभग 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं जो कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा भी है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, पहला जल ऊर्जा तथा आपके सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा दिल्ली, उसके अलावा कोचीन जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है और भारत का पीपी मॉडल पर आधारित ट्रिपल मॉडल पर आधारित पहला निर्मित हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन है। नेक्स्ट हमारा है रायसीना संवाद 2022। कौन सा? रायसीना संवाद 2022। ये आपका जो रायसीना संवाद है इसका भी हाल ही में 7वां संस्करण आयोजित किया गया है रायसीना संवाद का। तो पहला पॉइंट जो आपका याद रखना है, इसका रायसीना संवाद का संस्करण कौन सा है? तो ये इसका 7वां संस्करण है जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस आपके अधिवेशन की या इस आपके संवाद की सबसे खास बात क्या रही? तो जो यूरोपियन आयोग है उसकी अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर, क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि उर्सुला वॉन डेर जिनको अभी हाल ही में रायसीना संवाद में आमंत्रित किया गया था उनका संबंध किससे है? तो यूरोपीय आयोग से है। याद रखिएगा, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट यात्रा थी। जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में परिवर्तित हुआ है उसके बाद से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की ये काफी इंपॉर्टेंट यात्रा है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर में कई सारे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है जो 2019 से बना है इस समय काफी इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थित पल्ली पंचायत से, कहां पर? ये जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इसकी खासियत क्या है। तो यहीं से जो पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में, आपको पता है इनकी स्मृति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसी दिन उनको यह सम्मान दिया गया था, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये पहला अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए। उसके अलावा
प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है। कौन कौन सी चीजों का उद्घाटन किया गया है? तो पहला पॉइंट, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा कि बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग। दूसरा है रतले जल विद्युत परियोजना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट है क्वार जल विद्युत परियोजना, कौन सा? क्वार जल विद्युत परियोजना। चौथा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 669 किलोमीटर है, और यह जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खंडूर साहिब, तरन तारण, कटरा स्थित वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू मंदिरों को आपस में जोड़ता है। यानी ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी लंबाई 669 किलोमीटर है, जो महत्वपूर्ण सिख और हिंदू धार्मिक स्थलों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमें अमृत सरोवर, इसकी भी जो आधारशिला है एक प्रकार से उद्घाटन उसी जम्मू कश्मीर में ही किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नाम की एक नई पहल का भी शुभारंभ किया है। और ये जो आपकी पहल है ये 75 जिले में 75 जल निकायों का एक प्रकार से विकास एवं कायाकल्प करना है। कितने जिलों में? प्रत्येक जिले में 75, प्रत्येक जिले में 75 जो है आपके जल निकायों का विकास करना, इसका उद्देश्य रखा गया है। भारत का जो पहला अमृत सरोवर है ये कहाँ पर बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की जो आपके रामपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की पटवाई में इसको बनाया गया था। रामपुर में याद रखिएगा 29वां हुनर हाट का आयोजन किया गया था। 29वां हुनर हाट, ठीक है, 29वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो रामपुर में। और अभी आपको पता है कि 41वां आपका जो है हुनर हाट का भी आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा पल्ली, जहां पर अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधन कहां से दिया था? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट की पल्ली पंचायत से। तो इसी पल्ली को जो है देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत घोषित किया गया है, कार्बन तटस्थ पंचायत। उसके अलावा हरित हाइड्रोजन संयंत्र, कौन सा? हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये आपका जो है स्थापित किया गया है। कहां पर? तो आसाम के जोरहाट में अभी हाल ही में 99.9% शुद्धता के साथ में हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? तो जोरहाट में। आसाम में एक जगह है जिसका नाम है जोरहाट। यहीं पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को यहां पर 99.9% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का उद्घाटन किया है। और ये जो संयंत्र है इसको स्थापित एक प्रकार से इसकी क्षमता जो है प्रतिदिन कितनी है? तो 10 किलोग्राम है, लेकिन ये एक्सपेंडेबल है। इसको भविष्य में 30 किलोग्राम तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, भविष्य में 30 किलोग्राम तक, ठीक है। सांबा जो आपका है ये 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बन चुका है, सेहत, ठीक है। सांबा कहां पर है? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहां से? जम्मू कश्मीर से। हमने आपको बताया था अभी हाल ही में कि सांबा हो गया, उसके अलावा पल्ली हो गया, उसके अलावा एक आपका है वेयान, जहां पर 100% वयस्क आबादी को कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। ये आपका 100% गोल्डन व सेहत कार्ड बनाने वाला पहला जिला बना है। और ये पल्ली अभी हमने डिस्कस किया था कि पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है देश की, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। कौन सा? राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक दौर 1। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे जो आपका पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक होता है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 10वीं रैंकिंग है, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 10वीं है। इसमें राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक की अगर बात किया जाए तो इसको जारी कौन करता है? तो नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा ये आपका ये सूचकांक जारी किया जाता है। और ये जो सूचकांक है इसमें गुजरात, केरल और पंजाब जैसे बड़े राज्य ये क्रमशः ये शीर्ष पर है। शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, केरल है, पंजाब है, शीर्ष 3 राज्य हैं, याद रखिएगा। अगर छोटे राज्यों की बात किया जाए तो गोवा पहले स्थान पर है, त्रिपुरा दूसरे पर है और मणिपुर इसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता छोटे राज्यों में है।
और अगर केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो चंडीगढ़ पहले पर है, दिल्ली दूसरे पर है, दमन दीव तीसरे पर है, दादर नगर हवेली चौथे स्थान पर है। और बड़े राज्यों में हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये 41.0 के साथ में कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। अगला हमारा जो है वन लाइनर है कि आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में पहले डिस्ट्रिक्ट कितने थे? तो 13 थे, लेकिन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या हो गई है 26। ठीक है, कितना हो गया है? तो 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अमरावती यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। कौन सी? अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नागालैंड। नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन चुकी है। कौन सा? नागालैंड जो है देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नागालैंड, जहां पर नागा जनजाति है, नागा हिल्स यहीं पर पाई जाती है। और साथ ही साथ ये वही नागालैंड है जिसको एक प्रकार से बाजों की राजधानी कहा जाता है। जो बाज आपकी पक्षी होते हैं, बाज की राजधानी कहा जाता है नागालैंड को, याद रखिएगा। ठीक है, बाज की राजधानी। ठीक है, तो देश की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी बन गई है? नागालैंड बन चुकी है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों में कितने? तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब सबसे पहले इन सारे राज्योों के बारे में डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो राज्य 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं इनमें कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती है। साथ ही में दूसरा पॉइंट हो सकता है मुख्यमंत्री कौन बना है, कितने चरण में चुनाव हुए हैं। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इन विधानसभा चुनाव में ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें पहले नंबर पर आता है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी 117 विधानसभा सीटें हैं, कितनी? 117। इसमें ना तो बीजेपी की सरकार है ना तो कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर बाजी मार लिया इस बार आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, तो राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो लगभग 117। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि जितने राज्यों में नए चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर करंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 के साथ परसेंटेज आपके मतदान के साथ में सीट लगभग 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है, जहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं भगवंत मान। ठीक है, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, जिन्होंने 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला है गोवा। गोवा यानी भारत का सबसे छोटा राज्य। 14 फरवरी को गोवा की सभी 40 विधानसभा, कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 40 विधानसभा सीटें हैं जिनमें चुनाव हुआ, और इसमें से सर्वाधिक सीटें जीतने वाली नाम जो पार्टी है उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 20 सीटें जीत करके उसने यहाँ पर एक प्रकार से बहुमत हासिल किया है, और यहाँ पर दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए प्रमोद सावंत जी को मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। तो दोनों पॉइंट याद रखते चलिएगा। तीसरा है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 70 है, और यहाँ पर लगभग बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड में बीजेपी के द्वारा लगभग 44.33% मत के साथ में, और यहाँ पर दोबारा जो है पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। इसके पहले गोवा में भी आपने देखा प्रमोद सावंत, वो भी दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं, और उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी। मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 60 है। ठीक है, चुनाव परिणामों में आप देखेंगे 37.83% मत के साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें हासिल की हैं। कितनी? 32 सीटें हासिल किया है। और 21 मार्च 2022 को एन वीरेंद्र सिंह ये भी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यानी अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से 3 तो आपने देख लिया कि 3 में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री चुन के आए हैं, और यहीं पर आपका उत्तर प्रदेश है जो चौथा आपका बन चुका है कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 403 है, जिनमें से 84 अनुसूचित जाति की हैं, 2 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। और यहाँ पर 41.3 मत प्रतिशत के साथ में बीजेपी ने फिर से यहाँ पर 403 में से 255 सीटों पर यहाँ पर हासिल किया है जीत।
और इसी के साथ लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस प्रकार से ये जो आपके 5 राज्य थे, इनमें से सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि कहां पर कितने जो आपकी सीटें थी विधानसभा सीटें आपको पता है कि विधानसभा सीटें मैक्सिमम इनकी संख्या कहीं पर भी 500 मैक्सिमम हो सकती हैं और मिनिमम संख्या कितनी है तो 60 है। लेकिन अभी हमने जो देखा आपके 2 राज्यों में इनकी संख्या कम है। कहां पर, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा मणिपुर में लगभग 60 एकदम बराबर पर है। उसके अलावा उत्तराखंड में इनकी 70 है और गोवा में 40 है, यानी इसका अपवाद आता है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में अगर रिसेंटली चुनाव हुए हैं तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे पॉलिटिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा सीटों की संख्या कहां पर एक प्रकार से अपवाद श्रेणी में आती है, 60 से कम है, तो वो गोवा में है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है गोवर्धन संयंत्र। गोवर्धन संयंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गोवर्धन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है तो इंदौर में। इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यही वो इंदौर है जो लगातार 5 वर्षों से लगातार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। सबसे स्वच्छ शहर याद रखिएगा, लगातार 5 वर्षों से। तो गोवर्धन संयंत्र जो है, इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है, जो बायो सीएनजी संयंत्र है। ठीक है, इसके माध्यम से जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है, याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। और इसी के साथ ही साथ यह प्रतिदिन ये आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है, यानी पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। और ये संयंत्र प्रतिदिन 500 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है, 550 टन। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। कहां पर, इंदौर में इसका उद्घाटन जो किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है तो जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन। इसका प्रतिदिन का क्षमता कितना है तो 550 टन इसका क्षमता है, इसको एक प्रकार से संरक्षित करने का या बायोगैस में बदलने का। नेक्स्ट हमारा है ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ऊपरी भद्रा परियोजना। ठीक है, ऊपरी भद्रा परियोजना, ये आपका भद्रा, तुंगभद्रा, ये सारी चीजें कहां पर है, कर्नाटका में। ठीक है, तो ऊपरी भद्रा परियोजना जो कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना का मतलब समझते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर एक प्रकार से कहीं ऊंचाई पर पानी पहुंचाना हो नदियों के माध्यम से, तो वहां पर एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिसके माध्यम से लिफ्ट माध्यम से सिंचाई को अन्य नदियों में भेजा जाएगा। आप देखते हैं भारत में कई सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर वर्ष भर पानी रहता है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जहां पर पानी बस कुछ महीनों तक रहता है, उसके बाद वो सूख जाती हैं। तो वहां की इसकी वजह से एग्रीकल्चर यानी कृषि भी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से एक नई तकनीक विकसित की जा रही है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसके माध्यम से जिन नदियों में पानी होता है उन नदियों से, जिन नदियों में एक प्रकार से सूखा है, वहां पर पानियों को भेजा जाएगा। वो चाहे ऊंचाई पर स्थित क्यों ना हो, उन्हें लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से भेजा जाएगा। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है, ऊपरी भद्रा परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है तो चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दावणगेरे, यहाँ पर तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ के मौसम में अस्थायी यहाँ पर सिंचाई सुविधा को प्रदान करना। और परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अगली हमारी है स्माइल योजना। स्माइल यानी हंसते रहिए आप लोग भी, और ये योजना भी इसी तरह से। ठीक है, जितने भी लोग हैं सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा डियर, जो भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका यह सेशन आप लोगों के विशेष डिमांड पर बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस परीक्षा पर आधारित ये आपका सेशन है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को जो भी आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सारी पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो स्माइल योजना क्या है, यह आपका नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है 12 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना में एक प्रकार से इसका पूर्ण रूप क्या है तो सपोर्ट फॉर
मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक प्रकार से जो ट्रांसजेंडर समुदाय है और जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके विकास में सहयोग करना, यानी एक प्रकार से ऐसे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना इस स्माइल योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा है अटल सुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टार का, याद रखिएगा। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। ये जो आपका है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है। इस सुरंग को 10,000 फीट या 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में नामित किया गया है, प्रमाणित किया गया है। इस सुरंग का निर्माण किसके द्वारा? तो सीमा सड़क संगठन। आपको पता है बॉर्डर के क्षेत्र में जितने भी सड़कों का सुरंगों का निर्माण किया जाता है वो ज्यादातर बीआरओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 9.02 किलोमीटर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये घोड़े की नाल के आकार की एक डबल लेन टनल है। अटल टनल हिमालय की कौन सी श्रृंखला से अवस्थित है? तो ये पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि जो अटल टनल है ये कौन से आपके दर्रे से होकर गुजरती है? तो रोहतांग दर्रा और पीर पंजाल श्रृंखला से होकर गुजरती है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जियोग्राफिकल व्यू से ये दोनों आपके पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश का जो आपका मनाली है, एक प्रकार से पर्यटन स्थल है मनाली, और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन इस अटल सुरंग के निर्माण के बाद ये आपकी जो दिक्कतें हैं 6 महीने तक, ये आपका जो क्षेत्र पूरा कटा रहता था भारत से, ये समस्या दूर हो जाएगी। और ये विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी भी मुहैया कराई गई है। 4G कनेक्टिविटी इसी अटल टनल में। नेक्स्ट हमारा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। आपको तो पता है इस समय भारत में इस जितने भी आपके कई सारे राज्यों में कई अलग अलग महापुरुषों के नाम से स्टैच्यू का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आप डिस्कस करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। क्या है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी? यानी आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समता मूर्ति स्थापित किया गया है और यह समर्पित किया गया राष्ट्र को 5 फरवरी 2022 को। अगर यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि 5 फरवरी 2022 ये दिवस किससे संबंधित है? ये हमारे हिस्ट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट आपका डे है। एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग बताइएगा कि इस दिवस का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है जिसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आंसर बताइएगा सारे लोग। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसके नाम पर? तो ये श्री रामानुजाचार्य, जिनका संबंध 11वीं सदी से है, ऊंचाई 216 फीट है। और इसी के साथ यहाँ पर 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्र वेदी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिस पर स्थापित किया गया है, जो 54 फीट की ऊंचाई आधार स्तंभ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भद्र वेदी। और ये जो प्रतिमा है 5 धातुओं से बनी है, 5 धातुओं से निर्मित है, जिनमें आपके सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। साथ ही साथ इसके आसपास जो है चारों तरफ 108 दिव्य देशम नक्काशीदार जो है छोटे छोटे मंदिरों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझने में मदद करेगा कि जो आपका 54 फीट का है, कौन सा 54 फीट का है? भद्र वेदी जो आपका है कितना है? 54 फीट का। लेकिन उसके बाद 54 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। यानी इसी वेदी के ऊपर दिव्य देशम नाम के नक्काशीदार मंदिरों का स्थापना किया गया। कितने? 108। इस पूरे स्टैचू की लंबाई कितनी है? तो 216 फीट है। ये आपको याद करने में मदद करेगा कि इसकी संख्या को डबल करते जाइए। उसके बाद भद्रवेदी, साथ ही साथ आपके जो दिव्य देशम मंदिरों का निर्माण है और आपके स्टैचू का जो आकार है, वो तीनों आपको आसानी से याद हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है।
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और 7 जुलाई 2022 को अभी हाल ही में, ये आपका अलग से एक पॉइंट है, इसको अलग से नोट कीजिएगा कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, इनके द्वारा श्री रामानुजाचार्य की श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी अभी हाल ही में एक प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, इसके कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा भी एक प्रतिमा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थापित किया गया है रामानुजाचार्य जी की, जिसको नाम क्या दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ पीस। क्या नाम दिया गया, स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आपका एक स्टैचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान में भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो प्रतिमा है श्रीनगर में, इसे भी स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। इसकी लंबाई केवल 4 फीट है और वजन कितना है, तो 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। और उसके अलावा कई सारे अन्य आपके स्टैचू हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये कहां पर है, तो ये भी आपका है राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ पीस ये कहां पर है, तो इसका भी अनावरण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2020 में अनावरण किया गया था। और ये जो प्रतिमा है एक जैन आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर। ठीक है, अभी स्टैचू ऑफ पीस हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, लेकिन उसके पहले भी या जो आपके एक प्रकार से सुरेश्वर या विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज हैं, इनकी 151वीं जयंती पर इसका अनावरण किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 151 इंच। और निर्माण कहां पर किया गया है, तो ये आपका राजस्थान के जैतपुरा में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस आपके राजस्थान में भी है जैतपुरा में, और एक स्टैचू ऑफ पीस आपका श्रीनगर में भी स्थापित किया गया है। विजय वल्लभ महाराज जो हैं ये 1870 से 1954 के जैन संत के रूप में, इनका जन्म हुआ था 1870 और इनकी मृत्यु हुई थी 1954 में। इनके जन्म के सादगीपूर्ण जीवन बिताते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश का प्रसार किया था इन्होंने। महावीर स्वामी का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से। तो ये सारे आपकी प्रमुख आपकी स्टैचूज थे। और इसके अलावा आपको तो पता ही है जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कौन सा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है, किसकी, सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहां पर किया गया है, तो केवड़िया में। और ये केवड़िया है कहां पर, तो ये है गुजरात में। अभी हाल ही में केवड़िया का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है एकता नगर। ठीक है, तो इस प्रतिमा के बारे में भी याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो भी हमारे भारत में है, 182 मीटर की, जो गुजरात में केवड़िया में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला हमारा है कानपुर मेट्रो का शुभारंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर 5 शहरों में मेट्रो का संचालन किया जाता है। कितने शहरों में, तो 5 शहरों में मेट्रो का संचालन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसका जो शुभारंभ है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर कानपुर के मेट्रो के प्रथम गलियारे का एक प्रकार से उद्घाटन किया गया है, जो IIT कानपुर से मोती झील तक ये आपका परिचालन किया जाएगा मेट्रो ट्रेन का। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई जो आपकी है पहले चरण की है, ये फर्स्ट चरण की बात की जा रही है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 9 मेट्रो स्टेशन आते हैं। और इस परियोजना की पूरी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई कितनी है, तो 32.4 किलोमीटर इस पूरे परियोजना की लंबाई है। और साथ ही साथ जिसमें 13 किलोमीटर का एक लंबा भूमिगत रास्ता भी, यानी अंडरग्राउंड आपका यहाँ पर ट्रैक भी बनाया जाएगा इस आपके मेट्रो के संचालन के लिए। या डबल टी गार्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क भी बन चुका है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डबल टी गार्डर का प्रयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो स्टेशन, मेट्रो केंद्र कौन सा बन चुका है, तो कानपुर। अगला हमारा है नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021। एक बार हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आज का जो सेशन चल रहा है इसमें पूरे 2021 के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिसकी 95% से ज़्यादा है। ठीक है, सारे पॉइंट को हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है
इसी के साथ एक बार सेशन को लाइक कम से कम कर दीजिएगा आप लोग, और कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आपका जो सेशन है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की एक अटल रैंकिंग के परिणामों की घोषणा की गई है। यह जो आपका है ये तृतीय संस्करण इसका है। कौन सा? तीसरा संस्करण है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, यानी एक प्रकार से संस्थानों की रैंकिंग इसके अंतर्गत जारी की जाती है, जिसका नाम दिया गया है अटल रैंकिंग। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के नाम से इस रैंकिंग को नाम दिया गया है। और यहाँ पर इसके अनुसार आईआईटी जो मद्रास है लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थानों का दर्जा प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान पर है आईआईटी मद्रास। अभी आपको जो आपका रैंकिंग इसके पहले हमने चर्चा किया था, वहां पर भी आईआईटी मद्रास टॉप पर था। इसमें शीर्ष पर आईआईटी मद्रास है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है तीसरे स्थान पर, आईआईटी संस्थान कानपुर चौथे स्थान पर है, और पांचवें पर कौन सा है? तो आईआईटी रुड़की पांचवें स्थान पर। ये शीर्ष 5 संस्थान हैं इस आपके रैंकिंग में, तकनीकी संस्थानों या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। ठीक है, तो दूसरा अगर बात करें राज्य विश्वविद्यालय तथा डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो इसमें पंजाब विश्वविद्यालय शीर्ष पर है, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वितीय पर है, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है। ये 3 कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों में अगर बात किया जाए, तो राजकीय एवं राज्य वित्त पोषित विद्यालयों में तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, और एलडी अभियांत्रिकी महाविद्यालय तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगली हमारी है ये नेक्स्ट आपकी जो रिपोर्ट है जिसका नाम है स्वस्थ भारत स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस के एग्जाम के लिए। जो काफ़ी सारे आपके इंडेक्स हैं या फिर जो योजनाएं संचालित की जा रही, जैसे आपका मिशन शक्ति हो गया, स्माइल योजना हो गई, कई सारे आपके प्रधानमंत्री जी की जैसे जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके विजिट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपकी जो रिपोर्ट है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, और ये इस रिपोर्ट का पहला संस्करण है जो आपको याद रखना है, यानी पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसमें शीर्ष अगर 5 बड़े राज्यों की बात करें उनके प्रदर्शन के हिसाब से, तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो केरला। कौन है? केरला जो है शीर्ष पर है। इसमें आपका याद रखिएगा जो भारत का सबसे साक्षर राज्य है। तमिलनाडु दूसरे पर है, तेलंगाना तीसरे पर है, आंध्र प्रदेश चौथे पर है, और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। लेकिन कम से कम 3 याद रखिएगा, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना जो है ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से अगर बात करें तो बड़े राज्यों में जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान है। और बिहार का स्थान कौन सा है? तो 18वें स्थान पर है बिहार। ठीक है, क्योंकि बिहार के एग्जाम में कई बार उत्तर प्रदेश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों के इंडेक्स याद रखिएगा। बिहार 18 पे है, 19वें पर उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों की बात किया जाए तो मिजोरम शीर्ष पर है, त्रिपुरा है, फिर सिक्किम है। 3 शीर्ष राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। अगली हमारी है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना। इसके पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा थी, कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। दूसरी यात्रा है हिमाचल प्रदेश की। यहां पर भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। जिस प्रकार से जम्मू में कई सारी जल विद्युत योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये जो आपकी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 11,581 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास या जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिनमें सबसे पहला आता है रेणुका जी बांध परियोजना। कहां पर है? तो सिरमौर जिले में है, गिरी नदी पर बनाया गया है, और क्षमता कितनी है? तो 40 मेगावाट की क्षमता है इसकी। दूसरी है लुहरी चरणवन जल विद्युत परियोजना। ये कहां पर है? तो हिमाचल के कुल्लू और शिमला जिले में है। कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। क्षमता है 210 मेगावाट, और इसके माध्यम से प्रतिवर्ष जो है लगभग 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। धौला सिद्ध परियोजना ये कहां पर है? तो ये हमीरपुर और कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी पर है, और इसकी क्षमता है 66 मेगावाट। 304 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाएगा, ऐसा इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें
ये जो है कौन सी नदी के आप पर निर्मित किया गया है, तो पब्बर नदी पर। यमुना की सहायक नदी है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जिसकी क्षमता कितनी है, तो 111 मेगावाट इसकी क्षमता निर्धारित की गई है, जिसको द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इसका जो परियोजना है, आपकी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना शिमला और मंडी में है, सतलज नदी पर बनाया गया है, 382 मेगावाट क्षमता है और साथ ही साथ इसके द्वारा 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का प्रतिवर्ष उत्पादन भी किया जाएगा। इस प्रकार से ये 5 से 6 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास, जिनका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान किया गया है। तो 2 यात्राओं को आपने यहाँ पर देखा प्रधानमंत्री की, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे महत्वपूर्ण बांधों से संबंधित, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सुशासन सूचकांक 2020 और 21, कौन सा? सुशासन सूचकांक 2020 और 21। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को आपका ये दिवस मनाया जाता है, और ये इसी दिवस पर इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया है सुशासन सूचकांक का। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका द्वितीय संस्करण जारी किया गया है। इसमें संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात शीर्ष पर है, समूह बी के राज्यों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में बात किया जाए हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है, और केंद्र शासित में दिल्ली शीर्ष पर है। यानी अगर ये पूछा जाए कि कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो 4 श्रेणियों में, ए में गुजरात, बी में मध्य प्रदेश, उसके अलावा पूर्वोत्तर में हिमाचल, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है। अगला हमारा है महिलाओं के लिए, यहाँ पर विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि कर दी गई है। महिलाओं की जो न्यूनतम आयु, इसके पहले आपको पता है महिलाओं की 18 वर्ष, पुरुषों की 21 वर्ष थी, इसमें महिलाओं की आयु में वृद्धि कर दिया गया है। और वो क्या कानून है, अभी हाल ही में प्रस्ताव जो पारित किया गया वो कौन सा है, आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। और इस संशोधन के अंतर्गत क्या है, तो भारत में जो महिलाओं और जो पुरुषों की जो आयु है अब वो बराबर हो गई है 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष हो गई है महिलाओं और पुरुषों दोनों के विवाह करने की उम्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया, तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका शिलान्यास किया गया है। कहां पर? बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। और इस आपके सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 5 नदियों को रखा गया है, जिनमें घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, आपस में जोड़ा जाएगा, यानी एक प्रकार से नदियों को एक प्रकार से फूलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, यदि 5 नदियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया था बलरामपुर में। और इसी में महोबा में इसी समय जो है विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, यहाँ पर 2 योजनाओं को हम देख चुके। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, अब तीसरे आ गए हैं उत्तर प्रदेश पर। तो उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना, महोबा में रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव जिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। और इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हो सकेगी, यानी वहां की कृषि में सुधार की गुंजाइश हो जाएगी इस पूरी परियोजनाओं के एक प्रकार से कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो झांसी में उद्घाटित परियोजनाएं। अभी हमने महोबा में देखा, महोबा में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। उसके बाद अब पहुंच चुके हैं झांसी। झांसी में किन योजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो सबसे पहले यहाँ झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और यहीं पर एक अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया गया। यहाँ पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। यहीं पर आपके अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनाई गई है
और ये जो प्रतिमा बनाई गई है उस पार्क का नाम क्या है, तो अटल एकता पार्क झांसी में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भोपाल तथा इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। कहां पर? भोपाल तथा इंदौर में, यानी मध्य प्रदेश में किन दो जिलों में अभी हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो नाम हो जाएगा भोपाल और इंदौर में। भोपाल और इंदौर में अभी हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ किया गया है दिसंबर 2021 से। इसमें मकरंद देवस्कर को जो है भोपाल का तथा हरिनारायण चारी मिश्रा को इंदौर का पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों लोगों का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसका एक प्रकार से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत हो रही है भोपाल और इंदौर में, तो नए जो इसमें पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में जानकारी जरूरी है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? मकरंद देवस्कर कहां पर? भोपाल में, और हरिनारायण चारी को इंदौर में पुलिस आयुक्त यहां पर नियुक्त किया गया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर यानी कई प्रकार के अधिकार जो हैं डायरेक्ट आ जाते हैं पुलिस आयुक्त के पास में। कौन कौन से तरह के अधिकार होते हैं? तो इसमें पुलिस कमिश्नर के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन, होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों के संबंध में सीधी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में। ठीक है, कानपुर और वाराणसी ये 4 आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किया जा चुका है। ठीक है, अगला हमारा है पोचमपल्ली, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसको घोषित किया गया है। कौन सा? पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है UNWTO के द्वारा। यह आपका 44 पर्यटन गांवों को घोषित किया गया है, जिनमें से एक गांव जो है पोचमपल्ली गांव भी शामिल है हमारे देश का। ठीक है, और ये जो पोचमपल्ली गांव है ये है कहां पर? तो तेलंगाना के यादराही भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये आपका स्थित है पोचमपल्ली। और पोचमपल्ली काफी इंपॉर्टेंट भी है, हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पोचमपल्ली के बारे में। यहाँ पर जो है भारत के सिल्क शहर के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर साड़ियाँ बहुत ही उत्कृष्ट कोट की मिलती हैं, इसीलिए भारत का सिल्क शहर कहा जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा इन साड़ियों पर इकत नाम की एक अनूठी कलाकारी या शैली बनाई जाती है जो 2004 में जिसे भौगोलिक संकेतक या GI टैग भी दिया जा चुका है। पोचमपल्ली की जो इकत शैली है जो साड़ियों पर बनाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा यही वो पोचमपल्ली है जहां से 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसकी? भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा। हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। आपको तो याद होगा निजामुद्दीन बस्ती है कहां पर? तो दिल्ली में है। इतना ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये कहां पर है, तो दिल्ली में है। एक ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती है और इसके समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी इसके माध्यम से हमारे देश में कौन सा राज्य सबसे कम गरीब है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गरीब है, या कहां पर गरीबों की संख्या सबसे कम है और कहां पर गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसके अनुसार क्या बताया गया कि भारत की लगभग 25.01% जनसंख्या जो है बहुआयामी रूप से गरीब है, यानी पूरी तरह से क्या है? गरीब है। और इनमें सबसे ज्यादा गरीबी में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बिहार जो है वो शीर्ष पर है। बिहार शीर्ष पर है, झारखंड दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कहां पर है? तो केरल में है, 1% से भी कम है, यानी लगभग 0.71% जनसंख्या गरीब है केरल की। जबकि यहां पर आप देखेंगे बिहार में 51.91%, यानी लगभग 52% जनसंख्या, आधे से ज्यादा आबादी गरीब है बिहार की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है उत्तर प्रदेश की, और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश इस सूचकांक में। ठीक है, अगला हमारा है पब्लिक अफेयर्स
इंडेक्स 2021। अगर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात किया जाए तो ये जो आपका है ये बेंगलुरु में स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और ये आपका जो इंडेक्स है ये कौन सा संस्करण है, तो 6वां संस्करण है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है, तो केरल। बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी आपने देखा केरल सबसे कम गरीब वाला राज्य है, सबसे कम गरीबी वहां पर है। उसके अलावा छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पांडुचेरी जो आपका है, पुडुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रशासित यहाँ पर प्रशासित केंद्र शासित है। 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वां। सबसे निम्नतर स्थान आपका उत्तर प्रदेश का स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है, SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। SDG आपका जो शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो आपका जारी किया गया है 2021-22 के लिए किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में शिमला को पहला स्थान मिला है। यहाँ पर ये शहरों के बारे में बात की जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो शहरों के सूचकांक हैं उनमें शिमला पहले स्थान पर है, कोयम्बटूर दूसरे स्थान पर है, जबकि यहाँ पर चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम को जो है संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्ष पर आपको याद रखना है शिमला, दूसरे पर है कोयम्बटूर। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये आपका इंडेक्स है जिसमें शिमला पहले स्थान पर है, कोयम्बटूर जो आपका है तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, चंडीगढ़ तीसरे पर है, तिरुवनंतपुरम, ये दोनों जो है एक प्रकार से रैंकिंग सेम है, ठीक है। इनके जो पॉइंट हैं स्कोर सेम है जिसकी वजह से ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पर कौन है, तो कोच्चि है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर राज्यों में बात किया जाए तो शहरी क्षेत्र अंतिम 5 शहर कौन कौन से हैं, वो तो शीर्ष पर थे, लेकिन यहाँ पर अंतिम 5 स्थान पर कौन कौन है, तो अंतिम स्थान पर है धनबाद झारखंड में, मेरठ उत्तर प्रदेश 54वें स्थान पर ईटानगर, उसके बाद है गुवाहाटी। तो 3 कम से कम याद रखिएगा कि आपका धनबाद, मेरठ और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की अगर बात करें तो इसमें आपका 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया है। अगर इस परिणामों की बात की जाए तो इसमें एक प्रकार से सम्मान को घोषित किया गया, नया सम्मान एक शुरुआत किया गया जिसका नाम है प्रेरक दौड़, ठीक है। प्रेरक दौड़ सम्मान की नई श्रेणी की शुरुआत की गई है इस आपके स्वच्छ सर्वेक्षण में। इसमें सभी श्रेणियों की अगर बात करें तो सबसे पहले शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग जिनकी 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, अगर उनकी बात करें तो पहले स्थान पर कौन है, इंदौर, दूसरे स्थान पर कौन है, सूरत गुजरात का, तीसरे स्थान पर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और चौथे पर है नवी मुंबई महाराष्ट्र की। उसके अलावा ये आपके जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 4 कम से कम आप याद रखिएगा जो आपके शीर्ष पर है। उसके अलावा अगर बात करें तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। वो कौन कौन से शहर हैं, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है वो 12वें स्थान पर है और साथ ही साथ गाजियाबाद जो है ये 18वां स्थान है, गाजियाबाद, ठीक है। 10 लाख की अगर जनसंख्या से बात करें, 10 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तो वहां पर कानपुर उत्तर प्रदेश का 21वें स्थान पर है, आगरा उत्तर प्रदेश का 24वें स्थान पर है, प्रयागराज 26वें स्थान पर है, जबकि मेरठ का 27वां स्थान है और वाराणसी का स्थान है 30वां। ये 10 लाख से अधिक आबादी के बारे में है, ठीक है। उसके अलावा 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी की अगर बात की जाए तो इसमें वीटा ये सांगली महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में। उसके अलावा अगर बात की जाए राज्यों की रैंकिंग किस तरह से है इन स्वच्छता सूचकांक में, ठीक है, जिसमें 100 स्थानीय निकाय हैं, निकाय से कम है और यहाँ पर 100 स्थानीय निकायों से ज़्यादा जो आपके राज्य हैं उनकी बात की जा रही है। तो 100 स्थानीय निकायों से कम वाले राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे पर है, गोवा तीसरे में है। लेकिन अधिक वाले की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक आपके रैंकिंग में 2022 में। और नई जो आपकी प्रदर्शन श्रेणी जारी इसमें आपकी शुरुआत की गई है प्रेरक दौड़ सम्मान। इसके तहत 5 शहरों को जिनमें तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली दिल्ली,
सूरत गुजरात में, इंदौर मध्य प्रदेश तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लैटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है इस आपके प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत। ठीक है, अगली हमारी है नई सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। नई सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, इसकी अगर बात किया जाए तो इसकी जो शुरुआत है आपकी, इसकी 2021 के परिणामों के अनुसार की अगर बात की जाए तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में इंदौर जो है मध्य प्रदेश को पहला स्थान है, जबकि नवी मुंबई को यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत जो है छत्तीसगढ़ को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। किसको? छत्तीसगढ़ को। और इसी के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है, छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, और शहरों में यहाँ पर आपका इंदौर मध्य प्रदेश पहले, जबकि नवी मुंबई 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दूसरे स्थान पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसके पहले हमने डिस्कस किया था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यह है आपका पूर्वांचल। 16 नवंबर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन कहां से किया था? तो ये करवल खीरी जिला सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन किया गया। इसी सुल्तानपुर में ही यहाँ पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 340.824 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 341 किलोमीटर मान सकते हैं। और ये वर्तमान में परिचालित यानी जो संचालित होने वाला देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे जो है आपका है लखनऊ में, लखनऊ से शुरुआत होकर लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित चांदसराय गांव से ये आपकी शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, और ये जाता कहां तक? तो गाजीपुर तक। यानी अगर ये पूछेगा कौन से जिले से कहां तक जाता है तो लखनऊ से गाजीपुर ये आपका एक्सप्रेसवे जाता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है पूर्वांचल। कहां से? गाजीपुर तक जाता है लखनऊ से। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में 9 जिले आते हैं। कितने? 9 डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर में जो गांव है हैदरिया तक जाता है। 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। शुरुआत होती है आपकी लखनऊ से और खत्म होता है गाजीपुर में। उद्घाटन हुआ है सुल्तानपुर में। ठीक है, और इसी एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में ही एक प्रकार से यहाँ पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है सुल्तानपुर में। ठीक है, कितने किलोमीटर का? तो 3.2 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है इसी सुल्तानपुर में। अगला हमारा है गंगा एक्सप्रेसवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने कहां पर रखी है? तो शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। कहां पर? शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। और ये आपका एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का कार्य करेगा, जिसकी लंबाई 593.947 या 594 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 594 किलोमीटर। ये एक प्रकार से 6 लेन का आपका एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है। यह आपका एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रारंभ होकर मेरठ में बिजौली गांव से शुरू होता है और हमारे प्रयागराज जिले तक आता है। प्रयागराज जिले में जुडापुर डांडू गांव है, जहां तक इसका विस्तार है, जहां तक इसको बनाया गया है। 594 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है? तो 52, यहाँ पर 12 जिलों से। इसके पहले आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से? तो 9 जिलों से गुजरता है। उसके पहले आपने देखा यहाँ पर आपका जो इसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमने डिस्कस किया था, तो 7 जिलों से गुजरता है। सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर जहां इसका उद्घाटन किया गया, प्रयागराज इसका अंतिम शहर है, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज होता हुआ ये कुल 12 आपके डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। और इसी शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेस यहाँ पर एक प्रकार से 3.5 किलोमीटर का 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, हवाई पट्टी का यहीं पर उद्घाटन भी किया गया, प्रधानमंत्री जी का जहाज भी उतरा। ठीक है, हवाई पट्टी का निर्माण किया गया, जैसे वहां पर आपने देखा सुल्तानपुर में हवाई पट्टी बनाया गया है। और पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। पूरी तरह से बनने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यह पॉइंट याद रखिएगा। अगला हमारा है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021। ये जो आपका सूचकांक है भारतीय पुलिस फाउंडेशन के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें
सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है, याद रखिएगा, सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है। और आंध्र प्रदेश जो है इस सूचकांक में कौन सा स्थान पर है, तो सबसे शीर्ष पर है। शीर्ष पर आंध्र है, बिहार सबसे निम्न स्थान पर है और भारतीय पुलिस फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला हमारा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना आपको पता है, इसके पहले एमडीएम एक योजना चलती थी, मिड डे मील, कौन सा, इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। और यह योजना 2021-22 से 25-26 तक इसको 5 वर्षों की अवधि तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं वहां पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाएगा। और यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूली छात्रों को या बच्चों को आच्छादित करेगी। यानी जो आपकी एमडीएम थी, मिड डे मील परियोजना, उसी का दूसरा नाम है यहाँ पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। इस योजना से देश भर के लगभग 11,20,000 स्कूलों में यहाँ पर आपके पढ़ने वाले लगभग कितने बच्चे, तो लगभग 11,80,00,000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए लगभग 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में लगभग 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति इस योजना के तहत किया जाएगा। अगला हमारा है इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर बन चुका है। कौन सा, इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर बन चुका है। और ये जो आपका है केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको घोषित किया जाता है, जल आधिक्य शहर घोषित किया गया है। किसको, तो इंदौर को। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर यानी वाटर प्लस सिटी होने का गौरव यानी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है इंदौर ने। और नेक्स्ट हमारा है सुजलाम अभियान। नाम से पता चल गया होगा जल की स्वच्छता से संबंधित है सुजलाम अभियान। और यह कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान शुरुआत किया गया है। इसका एक प्रकार से ओडीएफ स्थायित्व यानी ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी और गंदा जल प्रबंधन के लिए यह एक 100 दिवसीय अभियान शुरुआत की गई है, यानी एक प्रकार से गंदे जल के प्रबंधन के लिए। क्योंकि आपको पता है भारत में बहुत सारी मौतें केवल गंदे पानी के प्रदूषण की वजह से होती हैं, उनमें कई सारी अशुद्धियां, आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां मिली होती हैं, जिनकी वजह से इस गंदे जल प्रबंधन के लिए 100 दिवसीय इसका अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है सुजलाम अभियान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कार्बी एंगलोंग समझौता। कार्बी एंगलोंग समझौता जो आपको अभी हम बता रहे थे कि अभी हाल ही में कौन से एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बी एंगलोंग समझौते में कौन कौन शामिल हुआ था, तो वो क्वेश्चन यही था, याद रखिएगा। कार्बी एंगलोंग समझौता ये आपका नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, आसाम के मुख्यमंत्री और कार्बी एंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच में ये आपका कार्बी एंगलोंग समझौता हुआ है। इसके तहत 5 प्रमुख जो उग्रवादी समूह हैं, इनमें से 1000 से ज्यादा लोगों ने, उग्रवादियों ने अपने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया और हिंसा त्याग करके एक प्रकार से समाज की नई धारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। और कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकारें आवंटित करेंगी। ये भी उसमें प्रावधान समझौते के तहत किया गया है, ताकि उनके एक प्रकार से इन जातियों में, उग्रवादियों की जो जातियां हैं उनमें सुधार किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा केएसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी एंगलोंग के विकास के लिए आसाम सरकार के द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सिक्किम की राज्य मछली। कौन सा, सिक्किम की राज्य मछली। अभी हमने आपके इसके पहले भी सिक्किम की राज्य मछली के बारे में डिस्कस किया था, एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा उस राज्य मछली का नाम क्या है। चलिए, 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से कॉपर महसीर को, किसको, कॉपर महसीर को, जिसको केटली भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य का राज्य मछली घोषित की गई है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नियोलिसोचिलस तथा हेक्सोगोनोलेपिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह मुख्य रूप से कौन सी नदियों में मिलती है, तो तीस्ता और रंगित नदियों में पाई जाती है, याद रखिएगा। तीस्ता और रंगित नदियों या फिर उनकी सहायक नदियों में ये आपकी मछली मिलती है, जो सिक्किम की राज्य मछली है। उसके अलावा जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क, आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी निहत्थी भीड़ पर,
जो क्रांतिकारी थे उन पर। उसके अलावा इसी के लिए इन्हीं की याद में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क 14 अगस्त 2021 को जो पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा यहाँ पर जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का इस उद्घाटन किया गया है। और अब तो पंजाब में आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की भी घोषणा की है। और यह शताब्दी स्मारक के तहत जो है सफेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जा रहा है? पंजाब में अमृतसर में इसका निर्माण किया जा रहा है, याद रखिएगा। और अगला हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको पता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सबसे पहले शुरुआत बलिया में हुई थी, लेकिन ये 2.0 है। कौन सी? 2.0। और ये आपका इसकी शुरुआत अभी कहां पर हुई थी? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कहां पर? तो महोबा में इसकी शुरुआत की गई है। यहां पर अगर बात करें तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया था 2016 में, 1 मई 2016 में। जिसका उद्देश्य क्या था? तो एक प्रकार से जो घरेलू महिलाएं हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी, कंडे या कई अन्य प्रकार के ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करती हैं जिनसे धुआं होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना इस योजना का, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। और इसीलिए 2021 में 10 अगस्त को PMUI 2.0 का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट है शून्य अभियान। कौन सा? शून्य अभियान। यहां पर याद रखिएगा ये आपका महोबा में शुरुआत किया गया है। ठीक है, महोबा में। नेक्स्ट हमारा है शून्य अभियान। शून्य अभियान का मतलब क्या है? किसी ऐसी चीज को शून्य करना। शून्य का मतलब हमारे देश में ऐसी कौन सी चीज है जिसको सबसे जरूरत है उसको कम करने की या खत्म करने की, तो वह है प्रदूषण। ठीक है, तो इस शून्य योजना के तहत ये आपकी शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। और इसके तहत शून्य प्रदूषण आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा इस आपकी शून्य योजना के तहत, जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसमें कमी आएगी। शून्य अभियान किसके लिए शुरू किया गया? तो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को शहरी क्षेत्रों में बढ़ावा देना। अगला हमारा है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसका नाम एक प्रकार से सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है सिंधु विश्वविद्यालय। ठीक है, इसलिए यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है एक प्रकार से आपका जो नाम है ये किसी नदी के नाम पर रखा गया। कौन सा विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो ये लद्दाख विश्वविद्यालय, जिसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सी नदी के नाम पे? तो सिंधु नदी के नाम पर। और यह जो अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत? तो ये लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये लद्दाख में आपका स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनियन टेरिटरी क्षेत्र भी बना है, और जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट हमारा है उमलिंग ला दर्रा, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। कौन सा? विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो आपकी है, इसको बीआरओ के द्वारा निर्मित किया गया है उमलिंग ला दर्रा। कौन सा? ये आपका मोटर वाहन संचालन के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, एक नया कीर्तिमान बनाया गया है भारत के द्वारा, बीआरओ के द्वारा, इस उमलिंग ला दर्रे का निर्माण करके, जो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। ये जो आपकी ऊंचाई है कितनी है इसकी? तो 19,300 फीट की इसकी ऊंचाई है जो उमलिंग ला दर्रा है। उसके अलावा इस सड़क का निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग 52 किलोमीटर लंबी एक डामरीकृत रोड है जो हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। उमलिंग ला टॉप से होकर गुजरने वाली एक सड़क लद्दाख के यहाँ पर चिसुमले और डैमचोक गांव को आपस में जोड़ती है। यानी ये है कहाँ पर? तो लद्दाख में है। लंबाई 52 किलोमीटर। बनाया किसने है? तो बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो हिमांक प्रोजेक्ट के तहत। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची जो मोटर योग्य सड़क थी वो 18,953 फीट की ऊंचाई पर थी। कहां पर? बोलीविया में। ठीक है, बोलीविया में ये सड़क थी, लेकिन अब रिकॉर्ड हो गया है किसके नाम ने? तो ये उमलिंग ला दर्रे के नाम पर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी। ये तीनों पॉइंट अभी हमने जो डिस्कस किया,
लद्दाख में एक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरा, लद्दाख में उमलिंगला दर्रे में मोटर योग्य सड़क का निर्माण, जो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। और तीसरी, लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी, इसमें राज्य पशु हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है, जबकि राज्य पक्षी के रूप में काली गर्दन वाले एक सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है लद्दाख का। अगला हमारा है तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020 और 21। 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक डैशबोर्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग। हमारे देश में मैक्सिमम जो हमारे देश के अंदर रिपोर्ट जारी की जाती है वो नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। और ये एक प्रकार से क्योंकि थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग। और नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त जो स्कोर है वो कितना है? तो लगभग 66 स्कोर है भारत का, जबकि 2019 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर भारत का था वो कितना था? तो ये 60 था, ठीक है। अब कितना हो गया है? तो 66 हो गया है। और यह सूचकांक राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल शीर्ष पर है 75 के स्कोर के साथ में, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों का स्कोर 74 है और ये दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं। इसमें अगर अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार, जिसके बारे में पूरे आपके प्रतिदृष्टि को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी विशेष एग्जाम के लिए, तो बिहार की रैंकिंग 28 है, झारखंड 27 है, आसाम 57 स्कोर के साथ में 26वें स्थान पर है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने स्टेट थे, बिहार के बारे में यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस इंडेक्स से संबंधित, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे आपके इस प्रतिदृष्टि बुक से संबंधित, वो सारे पॉइंट हम लोगों ने अपने आज के सेशन में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा सेशन, जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन है वो पसंद आएगा। यहाँ पर पूरे डिटेल को ना लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन के आने की संभावनाएं 100% हो, ठीक है। तो एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और आज का सेशन आपका कैसा रहा कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद।